ये कह रहे हैं क्या किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। We understand that the police need facial recognition to do their job for national security. But are you using technology to identify people in a crowd? Did you admit yesterday on the floor of the House that people's personal data is being used to identify them? ओब्रायन साहब ने एक थोड़ी आपत्ति भी दर्ज की कि भाई फेस आइडेंटिफिकेशन के आप जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हो इसमें निजता का भंग हो रहा है। मान्यवर, निजता के भंग का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं पहले रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट कर दूं, इसके लिए आधार डेटा का हमने उपयोग नहीं किया है। कल गलतफहमी से कोई मीडिया ने चला दिया। मैंने सदन में यही कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड दोनों के डेटा जो है वो हमने फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया और क्या निजता की बात कर रहे हो। पुलिस को अधिकार होना चाहिए मान्यवर कि जिसने दंगा किया है इसको वैज्ञानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने की। और मान्यवर, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन का भंग नहीं किया है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर लोकसभा में और राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जब गृहमंत्री अमित शाह ने इसका नाम लिया तो कुछ सदस्य सन्न रह गए। उससे ज्यादा सन्न हो गए इस टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाले लोग। चीन को छोड़कर दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक राय नहीं है। तमाम संभावनाओं के बीच इसकी आशंकाएं हावी हैं कि यह टेक्नोलॉजी लोकतंत्र में आप नागरिकों के जनता होने के अधिकार और उसकी संभावनाओं को खत्म कर देगी। जनता सिर्फ मतदान करने के लिए नहीं होती है, वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार से अलग राय रख सकती है और इसके विरोध में प्रदर्शन होते हैं उसमें शामिल हो सकती है। यह करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऐसा करते हुए ही वो जांच करती है कि लोकतंत्र में उसे जनता होने का अधिकार है या नहीं, वो जनता है भी या नहीं, उसे वो स्पेस है या नहीं। जैसे आप कल्पना कीजिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है तो कांग्रेस यूपी में विपक्ष में है। दोनों अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे ही। अब अगर फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली जाए तो क्या लोग बेखौफ होकर असहमति जाहिर करने जाएंगे? अगर डेटाबेस में आपकी तस्वीर डालकर पता लगा लिया जाए कि आपके रिश्तेदार कौन हैं, आप कहां जाते हैं, किस स्कूल कॉलेज से हैं, किस किस से मिलते हैं, किस बाजार से खरीदते हैं, इन जानकारियों का इस्तेमाल आपको या आपके रिश्तेदार को परेशान करने में होने लगे तो क्या आप किसी नियम या नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने जाएंगे? बहुत से लोग अकेले में आवाज उठाने से डरते हैं। अगर भीड़ से उन्हें अकेला कर दिया जाए तो क्या वे आवाज उठा पाएंगे? यह टेक्नोलॉजी आपके जनता होने के अधिकार पर अंकुश लगाती है, सिर्फ पुलिस को हिंसा के मामलों में अधिकार नहीं दे रही है। हमें नहीं मालूम कि वो किस किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगी। जैसे किसी धरना स्थल पर हिंसा होती है, क्या यह टेक्नोलॉजी फर्क कर पाएगी कि आप वहां पर मौजूद थे लेकिन हिंसा नहीं कर रहे थे? अगर कर पाएगी तो क्या आप इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर जानते हैं? आप इस टेक्नोलॉजी के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने इससे पहले इसके खतरों को ठीक से जान लिया है, समझ लिया है? अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1 साल के भीतर फेस आइडेंटिफिकेशन के खतरे को लेकर 3 बार चर्चा हो चुकी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वेबसाइट पर आप ये बहस देख सकते हैं, मगर हमें इसका वीडियो इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली तो हमने एक एनिमेशन का सहारा लिया है। इस साल जनवरी में इस सॉफ्टवेयर के कमर्शियल इस्तेमाल में पारदर्शिता और सटीकता, एक्यूरेसी को लेकर चर्चा हुई। उसके पहले मई 2019 में इस बात पर चर्चा हुई कि इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जून 2019 में बहस हुई कि सरकार अगर इसका इस्तेमाल करेगी तो उसकी पारदर्शिता का स्वरूप क्या हो।
चर्चा में यह बात आई कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैन कर देना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए घातक है। सबसे बड़ा सवाल एक्यूरेसी यानी सटीकता को लेकर उठा। 2018 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने अमेजॉन की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को टेस्ट किया, जिसमें 28 अमेरिकी सांसदों के चेहरे अपराधियों से मिल गए, जबकि उन्होंने कभी अपराध नहीं किया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इस कमेटी की वाइस चेयरमैन ने कहा कि उनका चेहरा भी एक ऐसे शख्स से मैच हो गया जिसे किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार किया गया था। अगर पुलिस अफसर इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और मेरे चेहरे को एक ऐसे आदमी से मिला देता है जिसने अभी अभी बैंक लूटा है, तो क्या वह पुलिस वाला मुझे अरेस्ट नहीं करेगा? क्या सिर्फ फोटो का मिलना काफी है? वैज्ञानिक है। भारत जैसे देश में गलत पहचान के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया, तो पूछताछ की प्रक्रिया में ही उसके जीवन के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के कई लेख पढ़े। हर लेख में यह बात सामने आई है कि फेस रिकॉग्निशन, जिसे अमित शाह ने फेस आइडेंटिफिकेशन के कहा है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कहा है, उसके अपने बायस होते हैं। बायस का मतलब पूर्वाग्रह होता है, भेदभाव होता है। यह टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से भेदभाव करती है, ठीक उसी तरह से जैसे पुलिस भेदभाव करती है। इस कई लेख में मिला कि यह टेक्नोलॉजी एशियाई मूल और अफ्रीकी अमरीकी मूल के चेहरे को पहचानने में भेदभाव करती है। अल्पसंख्यकों, अश्वेत मूल के पुरुषों, स्त्रियों और कमजोर तबके के लोगों के साथ साथ बच्चों के साथ भी भेदभाव करती है। दिसंबर 2017 की हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट मिली जिसका सार है कि चीन में एक महिला ने आईफोन 10 को लेकर शिकायत की। इस फोन में एक सिस्टम है कि आपके चेहरे को पासवर्ड बना लेगा, आपका चेहरा देखते ही फोन खुल जाएगा। महिला ने शिकायत की कि दूसरे चीनी महिला के चेहरे से भी उसका फोन खुल गया। तो आईफोन का इसमें जवाब एप्पल का छपा है कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट में एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है उसने कहा है कि अगर कोई जुड़वा है या भाई बहन है तो ऐसी स्थिति में चेहरे की पहचान करने में गलती हो सकती है। मतलब यह फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके जरिए लिंग भेद होता है, भ्रूण परीक्षण होता है। अपने भारत में गर्भ में ही अपने भारत में बच्चियों को मार दिया जाता है, अपने भारत में होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड वैज्ञानिक। तो नियम बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। फेस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या नियम है, क्या कानून है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह अगर सरकार ने इसका इस्तेमाल लोकतंत्र की भ्रूण हत्या में किया तो आप कैसे परखेंगे? जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाब पहने गुंडे आए, कई चैनलों पर यह वीडियो चला और गायब हो गया ये वीडियो। अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा गृह मंत्री से। आज तक इन गुंडों का पता नहीं चला। क्या आपने गृह मंत्री से सुना कि हम फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर इन गुंडों को पकड़ेंगे जिन्होंने देश की यूनिवर्सिटी पर हमला किया, ज्ञान पर हमला? 5 जनवरी की घटना है मगर गुंडों का पता नहीं। दूसरी तरफ वामपंथी छात्र नेता ओइशी घोष के वीडियो को लेकर खूब मीडिया ट्रायल हुआ, जबकि उनका सर फट गया था। अमित शाह ने दिल्ली दंगों में इसके इस्तेमाल की बात की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मोहन नर्सिंग होम की छत पर सवार दंगाइयों में से कितनों को पकड़ा गया, देखिए कितना साफ सुथरा वीडियो है, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जबकि इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि मोहन नर्सिंग होम की छत से किस तरह से दंगाई गोली चला रहा है, और यही नहीं, देर तक बोतल फेंकने के भी वीडियो हैं। उसी नर्सिंग होम के नीचे लड़के पत्थर फेंकते हुए भी साफ साफ देखे जाते हैं। इनके चेहरे को पहचानने के लिए फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक सभा में गोली मारने के नारे लगाते हैं, उनके साथ कई लोग भी नारे लगाते हैं। क्या सरकार ने इसका इस्तेमाल कर उन्हें पकड़ने के लिए किया? गोली मारने के नारे कई रैलियों में लगाए गए, खासकर नागरिकता कानून के समर्थन में हुई रैलियों में। क्या ऐसे खतरनाक नारे लगाने वालों की पहचान का प्रयास किया गया? इन 3 उदाहरणों के जरिए आपने देखा कि एक सरकार जिस टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिक बता रही है उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करती है। अल्ट्रासाउंड वैज्ञानिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेटियों को भारत में गर्भ में मार देने के लिए किया जाता है, आप जानते हैं। इसी तरह की आशंकाएं दुनिया भर में एक्सपर्ट ने जताई है। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी।
वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। सोचिए, जिस समाज में बेटियों के इतने हत्यारे हों, उस समाज से हम कितनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना। अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करते हुए बात ध्यान में आई। अमित शाह जी ने कहा कि वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जानते हैं उनके फोटो कैसे होते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना चेहरा नहीं पहचान पाते हैं। क्या पहले से कोई डेटाबेस तैयार है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड का फोटो डालकर पहचान किया जा रहा है? अगर है तो यह डेटाबेस कैसे बना, कब बना? क्या दिल्ली पुलिस के पास आधार का डेटाबेस है? लेकिन गृह मंत्री जी ने तो साफ कहा कि आधार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो डेटाबेस कहां से आया जिसमें वे किसी का फोटो डालकर मिलान कर रहे हैं? इस सवाल पर और स्पष्टता की जरूरत है। आपने सैन फ्रांसिस्को का नाम सुना होगा, अमेरिका, यहीं पर सिलिकॉन वैली है। इसी जगह से आज की इस तरह की टेक्नोलॉजी की क्रांति की शुरुआत हुई। इसी सैन फ्रांसिस्को शहर में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बैन कर दी गई है। यहाँ के पुलिस संघ ने कहा है कि यह टेक्नोलॉजी 100% सटीक नहीं है, जिसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वैज्ञानिक बता रहे हैं। आपके परिवार में कोई ना कोई आईटी प्रोफेशनल होगा, आप उससे सैन फ्रांसिस्को शहर के बारे में भोजपुरी और मगही में पूछ सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस इसका इस्तेमाल ये बैन करते हुए जो मीडिया रिपोर्ट में हमने पढ़ा, ना तो मास मर्डर, नरसंहार के मामलों में कर सकती है, ना ही छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने में। इस शहर के सुपरवाइजर का बयान है जो हमने अखबार से लिया है। यह टेक्नोलॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार कर देने वाली है। मैं इस तरह के शहर में नहीं रहना चाहूंगा। सरकारें इसका भयंकर दुरुपयोग कर सकती हैं। हम इसके जिन्न को वापस बोतल में बंद कर देना चाहते हैं। हम पुलिसिंग चाहते हैं, मगर यह नहीं चाहते कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टेट बन जाए। सैन फ्रांसिस्को में बकायदा बहस हुई, उसके बाद मतदान हुआ। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका के कुछ और शहरों में बैन किया गया, लेकिन यह भी सही है उसी अमेरिका के कई एयरपोर्ट पर इसका इस्तेमाल होता है, कई जगहों पर कई मामलों में होता है, लोग भी करते हैं। हिंदी मीडिया में निजता, प्राइवेसी के सवाल पर विस्तार से चर्चा नहीं होती। हो सकता है आप इस टेक्नोलॉजी के समर्थक निकलें, लेकिन इसके खतरे क्या क्या बताए जा रहे हैं, क्या हिंदी की जनता तक ये सारी जानकारी चैनलों और अखबारों के जरिए पहुंचाई जा रही है? राज्यसभा में तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक सवाल किया तो अमित शाह के पास ठोस जवाब नहीं था। सिर्फ दलील ये थी कि हिंसा हुई है तो प्राइवेसी को बाधा नहीं मानना चाहिए। We understand that the police need facial recognition to do their job for national security. But are you using technology to identify people in a crowd? Did you admit yesterday on the floor of the House that people's personal data is being used to identify them? मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया, और क्या निजीता की बात कर रहे हो? पुलिस को अधिकार होना चाहिए मान्यवर कि जिसने दंगा किया है इसको वैज्ञानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने की। कानून का मामला है। आतंकवाद का खतरा तो अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ के शहरों में इसके दुरुपयोग सदुपयोग पर बहस है। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों की तस्वीर लगा दी गई सरेराह। जब अदालत ने पूछा किस कानून के तहत ऐसा किया गया, तो सरकार ने ही कहा कि कोई कानून नहीं है। ऐसे खतरे पहले तोहफे की तरह आते हैं। आप खुशी खुशी अपने फ़ोन में चेहरे को पासवर्ड बनाते हैं, आवाज़ और उंगलियों के निशान पासवर्ड बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, आपकी आवाज़ से दरवाज़ा खुल जाता है, यानी आप स्वयं डेटाबेस बनाने लगते हैं। तब आप ये नहीं समझ रहे होते हैं कि इनके खतरे बाद में जाकर क्या होंगे, किस तरह से आप फंस सकते हैं। मिशी चौधरी टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी और कानून की जानकार हैं, न्यूयॉर्क में रहती हैं, बहुत सारे मामले लड़ती हैं, लेकिन हमारे लिए हिंदी में वो अपनी जानकारी साझा करती हैं। आप उनकी बात को, लंबी बातचीत है, ध्यान से सुनिए। फेशियल रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड, समरविल, ब्रुकलाइन, सैन डिएगो
और कई और ऐसी जगहों पर बैन कर दी गई है, बिल्कुल कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। 40 बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स ने भी ये कह दिया है कि फैंस के ऊपर या लोग जो अटेंड कर रहे हैं हमारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स में, हम उसमें फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की प्राइमरीज़ हो रही हैं उसमें भी जो कई कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यही कहा कि इसका खतरा इतना ज़्यादा है कि वो इसके मामले में बहुत ज़्यादा देखकर रेगुलेशन करेंगे और तभी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर पुलिस या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है जिस तरीके से, या FBI है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा नहीं चाहते हैं। हमेशा से उसका एक ही रीज़न दिया गया है कि हम क्राइम सॉल्व करना चाहते हैं, जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस का काम राइट्स का नहीं है, वो कोर्ट्स का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। और इसीलिए क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन इस समय डिस्कस कर रहा है कि क्या हम फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को बैन करें, 5 साल का मॉरेटोरियम लगा दें कि 5 साल तक कुछ नहीं होगा जब तक हम देखते नहीं हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, या हम इसको हर देश को यूज़ करने दें। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डिजिटल अफेयर्स यूरोपियन कमीशन की, मार्गरेट वेस्टहैगर, जब उनसे पूछा गया है अभी पिछले हफ्ते ही कि क्या सोचती हैं वो इस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि ये टेक्नोलॉजी यूरोपियन यूनियन के प्राइवेसी लॉज के खिलाफ है और इस समय जब तक लोगों ने कंसेंट नहीं दे दिया कि मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं जहाँ जाती हूँ सड़क पे या फिर मेट्रो स्टेशन पे या कहीं पर भी, वहाँ आप कैमरा लगाएं, उस कैमरे में आप फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी लगाएं और मेरे बारे में आपने जो सरकार है जो भी डेटा है उन सारे डेटा को इस्तेमाल करके मुझे आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो भी आप यूज़ करते हैं। मैंने तो ऐसा कोई कंसेंट दिया नहीं है, ऐसा तो हमारे यहाँ पर कोई लॉ ही नहीं बना है, तो कहाँ से ये कंसेंट आ जाएगा। सबसे पहले तो लोगों को मालूम है कि अब ये कोई हमारे ख्यालों की बात नहीं है या कोई नॉवल की बात नहीं है या कोई टीवी सीरियल की बात नहीं है कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा। हमारे पास चाइना की सरकार ने ये मौका दिया है कि हम रियल टाइम देख सकें कि सर्वेलेंस क्या होती है, कंप्लीट कंट्रोल क्या होता है, जब सरकारें आपके विचारों पर भी कंट्रोल रखती हैं। ऐसा कंट्रोल जो टेक्नोलॉजी की वजह से आज मुमकिन हो पाया है, जो हिटलर के टाइम या स्टात्सी के टाइम सिर्फ एक इमेजिन किया जाता था, सोचा जाता था, क्योंकि तब हर किसी के पीछे एक इंसान को लगाना पड़ता था। आज क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें जब पॉसिबल हो सकती हैं, हम देख रहे हैं चाइना में क्या हुआ है। निशी चौधरी ने कहा कि अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार वादा कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेगुलेट करेंगे, यानी नियंत्रित करेंगे। यूरोपियन संघ में भी बहस चल रही है कि फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाज़त दें या नहीं। भारत में एक ही झटके में गृह मंत्री इसे वैज्ञानिक बता रहे हैं और ज़रूरी बता दे रहे हैं क्योंकि हिंसा हुई है। आपको अभी अपर्याप्त लग रहा है, लग सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रॉड स्मिथ के एक ब्लॉग की चर्चा करना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर यह ब्लॉग मौजूद है, शब्दशः अनुवाद नहीं है, भावार्थ है। 2018 के इस ब्लॉग में इसके प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें इसके दुरुपयोग और जोखिम को लेकर खुली आंखों से देखना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को लेकर 3 बड़ी समस्याएं नजर आती हैं। जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें भेदभाव की पूरी संभावना है। किसके खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा, इसका नतीजा क्या होगा, यह पहले से तय हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल हुआ तो लोगों की निजता, प्राइवेसी में नए तरीके का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। सरकार के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को भारी खतरा पहुंचने वाला है। बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी की जा सकती है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने जनवरी 2020 में इस टेक्नोलॉजी पर बैन का समर्थन किया, जब यूरोपियन यूनियन इस पर रोक लगाने पर विचार मंथन कर रहा था। सुंदर पिचाई ने कहा कि उनके हिसाब से
जरूरी है कि सरकारें इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने का उपाय पहले कर लें ताकि देर ना हो। क्या भारत में ऐसा हुआ है, हो रहा है? पिचाई ने यह बात ब्रसल्स में हुए एक सम्मेलन में कही। जरूर दिल्ली पुलिस के गुमशुदा बच्चों के तलाश की तारीफ इस टेक्नोलॉजी के जरिए से उन्होंने की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ने इसके खतरों को कभी भी कम नहीं किया कि ये लोकतंत्र को डैमेज कर देगा, ध्वस्त कर देगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की रैली में कपड़ों से पहचानने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी कपड़ों के आधार पर नहीं पहचानती, धर्म के आधार पर नहीं पहचानती, चेहरे से पहचानती है। क्या वे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे? वही बता सकते हैं, लेकिन क्या उनकी बात पूरी तरह से सही है? मिशी चौधरी कहती हैं कि टेक्नोलॉजी चेहरा भी देखती है, कपड़े भी देखती है और मजहब भी देख सकती है। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब, ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ा जाए। जब जो पार्लियामेंट में बोला गया है उसके हिसाब से तो कह दिया गया है ये सॉफ्टवेयर है जो कपड़े नहीं देखता है, सिर्फ फेस देखता है। ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने तो ना कभी अपने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में देखा है, ना किसी कंपनी से देखा है कि ऐसा कैसे कि आपके कपड़े नहीं देख सकता लेकिन सिर्फ आपका फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। अमेरिका में या कहीं की भी पुलिस में भेदभाव का अपना सिस्टम होता है, ये भी बताना पड़ेगा आपको। अमेरिका में अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस रंग और चेहरा देखकर ही तो भेदभाव करती है, आज भी कर रही है। किसी और देश में मजहब देखकर करती है, कपड़े देखकर भी करती है। इस टेक्नोलॉजी की समस्या के बारे में यह भी पढ़ने को मिला कि यह कई बार औरत और मर्द के बारे में भी फर्क नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के मामले में एक विस्तृत फैसला दिया है। फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के लिए क्या कानून है किसी को पता नहीं है। सिर्फ यह कह देना कि किसी ने हिंसा की है तो उसमें नहीं देखा जाएगा, यह बात अपर्याप्त है, यानी काफी नहीं है। आज जितना भी कहा जाए कि ये मान भी लिया जाए कि चलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगा फसाद करते हैं और उनको पकड़ने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि कल को ये किसी ऐसे लोगों के लिए भी यूज़ किया जाएगा जो अपना सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट के लिए बोल रहे हैं। लोगों को ये डर पूरी दुनिया में है कि ये टेक्नोलॉजी पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेंसरशिप, सर्वेलेंस, जब आप किसी के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उनके बारे में उनका चेहरा लेके उन्होंने कहीं पे कुछ भी बोला है बिना उनसे पूछे, लॉ के खिलाफ कहते हैं कि ये बंदा वहाँ था या ये इंसान वहाँ था, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, तब आप उसके बोलने, रहने, करने सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और आप डराना चाहते हैं कि हम आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ये लॉ बनाया है तो वो कहाँ है लॉ, वो लॉ दिखाएं ज़रा। अगर लॉ बना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, जो कहा गया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जज होगा कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए वो लॉ। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो इस टेक्नोलॉजी के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है। आपने देखा कि राजनेता के एक बयान के पीछे कितनी बड़ी किताब होती है, हाँ? हम राजनीति को कितने हल्के में लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन में जमकर होता है, लेकिन दुनिया का देश या समाज चीन नहीं है, चीन का समाज नहीं है। जहाँ भी लोकतांत्रिक समाज है, जहाँ भी लोग अपने अधिकारों को, लोग होने की बात को मूल्यवान समझते हैं, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता जताई जा रही है। हमने सिर्फ देखा कि वीगर्स के सामने, देखिए आप क्या हो रहा है चाइना के अंदर, कंप्लीट कंट्रोल है। वो कौन सी टिकट खरीदते हैं, एयरप्लेन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो क्या पढ़ते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं, हर चीज़ का कंप्लीट कंट्रोल है। और कैसे किया जाता है, डेटा इकट्ठा करके बिना उनकी सहमति के, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से, हर जगह कैमरा लगाकर और सर्वेलेंस करके। तो अगर हम वैसा ही चाहते हैं तो वो हमारे पास बस हिमालय के उस पार एग्जाम्पल तो है ही देखने के लिए, हमको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि क्या हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहना चाहते हैं
जहाँ ऐसे विचार आने भी हमको 2 बार सोचना पड़ेगा। हम कहाँ जाते हैं, हम खड़े हैं, हो सकता है कहीं पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो या दंगा फसाद कर रहे हो, हम साइड पर खड़े ही थे सिर्फ, लेकिन सॉफ्टवेयर ने हमें रिकॉग्नाइज कर दिया और हमें भी पकड़ लिया गया। अब बताइए क्या करेंगे, वो काफ्काएस्क नहीं बन जाएगा क्या? फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है तो वैज्ञानिक, लेकिन इसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ हो सकता है। परमाणु बम भी वैज्ञानिक है, लेकिन यह कहकर आप कहीं पर गिरा नहीं सकते। बल्कि एक आलोचना यह बात पढ़ने को मिली कि यह टेक्नोलॉजी परमाणु बम की तरह लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही मिलती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के मिलने से उसका असर ज़रूर व्यापक हो जाता है। एक की जगह आप 1 लाख 1 करोड़ लोगों को आप निगरानी में रख सकते हैं। वरना आप फारूक अब्दुल्ला से पूछिए, 80 साल के इस सांसद को 7 महीने तक कैद में रखने के बाद रिहा किया गया है। क्या टेक्नोलॉजी के कारण? क्या फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में गोली मारने के नारे लगाए थे दिल्ली की सड़कों पर? बाकी ब्रेक के बाद। झारखंड में लातेहार, लोहरदगा और गुमला जैसे जिलों के कई गांवों से हर साल हजारों लड़कियां घरेलू कामकाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में लाई जाती हैं और यहां कई बार शोषण का शिकार भी होती हैं। जो लड़कियां झारखंड के इन गांवों में ही रह जाती हैं, वो कई बार नक्सलियों का शिकार बन जाती हैं। ऐसी करीब 6000 लड़कियों के लिए फुटबॉल और कला के सहारे एक नई रोशनी दिखा रही है आहन नाम की एक संस्था। कुछ नंगे पांव तो कुछ किसी तरह हासिल मामूली से जूतों में हैं। फुटबॉल के हुनर को मांझती ये लड़कियां बेहद खास हैं। इनमें से एक लड़की रूपंती तो 2017 में नॉर्वे में हुए होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल में भारतीय टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। रूपंती के भाई की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। पूरे घर की जिम्मेदारी रूपंती पर आ पड़ी, लेकिन झारखंड में लातेहार जिले के ढोटी गांव की रूपंती का हौसला नहीं टूटा। वो फुटबॉल खेलती रहीं और अब अपनी भतीजी नेहा मुंडा को भी फुटबॉल के जरिए बड़ी दुनिया के सपने दिखा रही हैं। यहाँ फुटबॉल खेल रही कोई भी लड़की मामूली नहीं है। प्रीति के साथ 9वीं क्लास में इतनी छेड़खानी हुई कि उसने पढ़ना छोड़ दिया, मगर फुटबॉल ने उसे नई हिम्मत दी है। ललिता, कंचन और रश्मि जैसी कई लड़कियां जज्बे के साथ खेल तो रही हैं, लेकिन उनके इलाके में ये डर पीछा नहीं छोड़ता कि कहीं शाम को नक्सली उठाने ले जाएं। 2004 से स्टार्ट किया है फुटबॉल खेलने का, और खेलते खेलते फिर माने कि खेलते थे, पर हम लोग को सही घर से भी दबाव मिलता था, माने कि नहीं खेलने जाना है, लड़का हो या जो खेलने जाते हो लड़के के जैसा, माने कि बहुत दबाव मिलता था। खेलते खेलते फिर नेशनल खेलने लगे। खेलने के बाद फिर ये जो इंडिया टीम से खेलने जाना था, उसी टाइम मेरे भैया का उग्रवादियों ने गोली मार दिए, और गोली मारने के बाद में फिर हमारे भैया जो कि परिवार के जो भरण पोषण करते थे वो माने कि नहीं होने लगा। उसके बाद में पूरा दिक्कत हो गया घर में। तो वर्ल्ड कप खेली हैं, जी। क्या असर आया गांव में? जैसे हम खेल करके आए तो वही देख करके फिर बच्चे लोग बोले कि हम भी खेलेंगे और आपके जैसा बनेंगे, देश विदेश जो भी खेलते हैं वैसे ही हम खेलेंगे। तो फिर ये लोग जुड़ गए हमसे खेलने के लिए। ये लोग को मौका माने कि मिले तो ये लोग आगे माने कि फुटबॉल अपना सपना पूरा कर सकती है। 9th क्लास में पढ़ रही थी, उसके बाद मैं 10th में गई तो मैं स्कूल जा रही थी, तो स्कूल में लड़कों लोग ऐसा करने लगे कि हम स्कूल जाते थे तो दरवाज़ा बंद कर देते थे, तो कभी घुस जाते थे, फिर पूरा छूना उना सब पकड़ना ये सब कर रहे थे। तभी हम स्कूल छोड़ दिए 6 महीने से। घर में दबाव भी मिलता है, बहुत डांट भी पड़ता है, बोला जाता है कि खेला बंद करो, खेलना बंद करो, फिर भी हम लोग हार नहीं मानते हैं। ताकि कुछ नक्सली इलाका है वो, या नक्सली इलाका है, कोई सहयोग नहीं करते हैं। नक्सल लोग से क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी वहाँ पे? बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो है अच्छी लगती है तो उठा के ले जाते हैं। घर कौन चलाता है फिर? बस अब नहीं से चलता है, आधा अधूरा खेल भी होता है, आधा अधूरा काम भी होता है।
इन तमाम मुश्किलों के बीच आहान नाम की एक संस्था ने खेल और कला से इन्हें जोड़कर इनके सपने जगा दिए हैं। खेल से बुने ख्वाबों ने इनके जीने का सलीका भी बदल दिया है। कौन है आपका स्पोर्टिंग हीरो? फ्रांस का एम्बाप्पे। आपका? मेरा विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी। धोनी। मेरे तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे लगते हैं। इंडियन के क्रिकेटर पहले थे और अभी में जो हैं रोहित शर्मा, वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। लातेहार के ढोटी गांव में इस बदलाव की बयार साफ महसूस की जा सकती है। लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, साइकिल भी चलाती हैं और खेलों की ताकत भी समझती हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत इस बात से मिली है कि इनकी बहुत छोटी लड़कियां भी पहले शहरों में काम के लिए भेज दी जाती थी। इसकी रफ्तार पर अब रोक लगी है। पढ़ रहे थे फिर छोड़ दिया। कितनी उम्र थी जब आप दिल्ली गए थे? 12-13 साल। 10 से लेके उधर 18 साल तक गई हुई है। 10-10 साल की लड़कियां भी हाँ, जाती हैं। ये तो बात कर रहा है ना, वो अपना 10 साल के बच्चे को भेजी हुई है। बड़े शहरों में झारखंड से लाई गई हजारों लड़कियां घरों में काम करने को मजबूर होती हैं। वो भले ही शहरों की जिंदगी आसान बनाती हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी शोषण का शिकार हो जाती हैं। दिल्ली गए थे हम लोग इकट्ठा होकर ग्रुप बना के, कंपनी को समझाए। झारखंड से दिल्ली हमारे लड़की लोग को ले जाते हैं और काम उम करवाते हैं, और हमारे झारखंड में ही वापस रहे तो हम लोग इकट्ठा होकर फिर खेल सके। आप कई तरह के काम करें, स्पोर्ट्स से क्या चेंज आया है? मतलब जो 6000 लड़कियां हैं, हाँ। उनको आप एक बार स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस उनके लाइफ में करें, इससे क्या बदलाव आया है? स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमारा फुटबॉल खास करके, हमारी कुछ लड़कियां कबड्डी भी खेल रही हैं, बट फुटबॉल स्पेशली बहुत बाइंडिंग फैक्टर रहा है। और ये लड़कियां आज की डेट में कलेक्टिवली बाल विवाह के खिलाफ लड़ रही हैं, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ रही हैं, अपनी जो समस्याएं हैं जैसे फिजिकल मेंस्ट्रुएशन वगैरह की, हाइजीन वगैरह का, ये सारा काम हो रहा है। इनमें हिम्मत आ गई है। अब मुझे नहीं करना पड़ता, ये आकर के मुझे बताती हैं कि क्या क्या करना है। अब जैसे ढोटी गांव में ही अब इनका प्रपोजल है कि फुटबॉल एकेडमी खोलनी है, हमें कंप्यूटर सीखना है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ फुटबॉल से संभव हो पाई हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। खेलों में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। इनमें से ज़्यादातर लड़कियों ने नेल्सन मंडेला का नाम भी नहीं सुना, मगर इन्हें यकीन हो चला है कि फुटबॉल इनकी दुनिया को बदल सकता है। रांची से विमल मोहन, NDTV इंडिया।